हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे समसामयिकी घटना चक्र से आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास पे इससे पहले हमने 4 वीडियो बनाए, जिसे जाके आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कैबिनेट मिशन से। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। अध्यक्षता की गई थी सर पी लॉरेंस द्वारा। द्वितीय विश्व युद्ध 1946 में भारत आया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत आया था कैबिनेट मिशन। भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था कैबिनेट मिशन ने। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर एवं सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स तथा लॉर्ड एमरी में से इसका सदस्य नहीं था। लॉर्ड एमरी इसका सदस्य नहीं था। बाकी तीनों लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर तथा सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों सदस्य थे और लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस इसका अध्यक्ष था कैबिनेट मिशन का। इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत का विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों ने मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध है कैबिनेट मिशन से। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में प्रांतीय सामूहिकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति तथा संविधान निर्माण का अधिकार में से सही नहीं है। वह पाकिस्तान की स्वीकृति। पाकिस्तान की स्वीकृति कैबिनेट मिशन ने नहीं दिया था। वह जिसने वायसराय की एजुकेटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे। कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के बारे में सही कथन दिया है। इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की थी। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ पटेल तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद में से कांग्रेस का वह नेता जो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था, वह है महात्मा गांधी। वह कांग्रेस अध्यक्ष जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं की थी, अबुल कलाम आज़ाद ने। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। अंतरिम सरकार का गठन 1946। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था सितंबर 1946 में। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास विभाग था, खाद्य एवं कृषि विभाग था। अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य देखते थे आसफ अली। जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया वह है वित्त विभाग। ये वित्त मंत्री बने थे लियाकत अली खां। जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह, अली जाहिर तथा बी आर अम्बेडकर में से अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली, अबुल कलाम आज़ाद तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में से सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे। अबुल कलाम आज़ाद मंत्री नहीं थे। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार बनाई थी बंगाल में। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस से तिथि सुनिश्चित की थी 16 अगस्त 1946 को। भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उस समय यूके में जिस पार्टी की सत्ता थी वह है लेबर पार्टी की। भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली। ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की थी, लेकिन फरवरी 1947 में ही किया था। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आया था। यथासंभव भारत को संयुक्त रखने के विशेष हिदायत के साथ आया था लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी लॉर्ड माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना आधार बनी देश के विभाजन की। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था जुलाई 1947 में। भारत का विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा हुई थी 3 जून 1947 को। कथन ए दिया है, अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी। कथन आर, अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। दोनों कथन सही है, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है।
कथन ए दिया है, स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही। कथन आर, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभु सत्ता संपन्न शासक ने की थी। ए गलत है परंतु आर सही है। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को। भारत का विभाजन का बाल्कन प्रस्ताव का उपज था। लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था बाल्कन प्रस्ताव। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के देश विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगे को बचाना चाहते थे। कथन ए दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। कथन आर, वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। ए सही है लेकिन आर गलत है। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाव दिया था कि वे जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें ताकि देश का विभाजन न हो सके, इसलिए गांधी जी ने सुझाव दिया था। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए रेड क्लिफ समिति की नियुक्ति की गई थी। भारत के विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग के अध्यक्ष थे रेड क्लिफ। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन के प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे आचार्य जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे। नई दिल्ली 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी तथा अबुल कलाम आज़ाद में से विभाजन के प्रस्ताव के समर्थन किया था। अबुल कलाम आज़ाद ने 1947 के कांग्रेस कमेटी द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया था। डॉक्टर किचलू ने सन 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। डॉक्टर जेबी कृपलानी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारतीय विभाजन के विपक्ष में मतदान किया था। खान अबुल गफार खान ने, इन्हें सीमांत गांधी की उपाधि दी गई है। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में सत्ता ग्रहण किया था संविधान सभा। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन गाया गया था। ऐसे सुबा लक्ष्मी ने गाया था। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई थी। गवर्नर जनरल ने नियुक्त किया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी गोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे सी गोपालाचारी। भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल थे सी गोपालाचारी, ये भारतीय थे। भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे बी.आर. अम्बेडकर, ये प्रथम कानून मंत्री थे। बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का सही क्रम सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद हुए थे, ये 2 बार चुने गए थे। इसके बाद एस राधाकृष्णन, इसके बाद जाकिर हुसैन और उसके बाद बीवी गिरी। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल ने। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। 15 अगस्त 1947 को राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी तथा सरदार पटेल में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जेबी कृपलानी। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में कहीं भी सम्मिलित नहीं हुए थे। महात्मा गांधी कहीं नहीं सम्मिलित हुए थे। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसलिए भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राजा का शिशु था। यह कथन किसका है? आर. कोपलैंड का।
ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। ये कहा था के.एम. पणिकर ने। भारत का संवैधानिक विकास। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 ईस्वी में। प्रथम बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम के अनुसार। के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी 1774 में। भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 के तहत। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजाह इम्पे। भारत के गवर्नर जनरल को एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था 1786 ईस्वी के एक्ट के तहत। अधिनियम वह अधिनियम जिसके तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। यह 1786 के एक्ट के तहत। 1993 में एक विनियम द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसा विनियमन का कारण था लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति होना अवांछनीय है। इसलिए भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था 1813 में। चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का एक कारण है। इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था। 1 लाख रुपए का बजट पारित किया गया था शिक्षा के लिए 1813 के अधिनियम में। चार्टर एक्ट 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों का समापन। काउंसिलिंग में परम सत्ता अधिकारी के पद नाम को भारत के गवर्नर जनरल के पद नाम में बदलना। काउंसिलिंग में तथा गवर्नर जनरल को विधिकर्ता के सभी शक्तियां प्रदान करना तथा गवर्नर जनरल के काउंसिलिंग में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय नियुक्ति के प्रावधानों में से एक नहीं था। ये चार्टर एक्ट 1833 में नहीं था, उसके बारे में पूछ रहा। गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय को नियुक्ति, ये नहीं प्रावधान किया गया था 1833 के एक्ट में। लोक सेवा की परीक्षा इंग्लैंड में तथा भारत में एक साथ कराने की संतुष्टि की थी माउंट टेंगू चेम्स बोर्ड रिपोर्ट द्वारा। नागरिकों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली के सिद्धांत स्वीकार किया गया था 1853 में। पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया था 1853 के चार्टर एक्ट में। ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत में एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी 1922 में। सबसे पहले इलाहाबाद में हुआ था परीक्षा। नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई थी पीठ का भारतीय अधिनियम 1784 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी नियामक अधिनियम 1773 के तहत। ईसाई मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति मिली थी चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य नियुक्त किया था चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। चार्टर एक्ट 1813 भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कंपनी के निदेशक को कंपनी के प्रबंधन से संबंधित सभी समाचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। एक्ट ऑफ 1858 शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह से विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जिस अधिनियम के तहत हुई थी वह है ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। ब्रिटिश
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया था 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। सही कथन दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया था। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861 द्वारा। अधिनियम जिसमें सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी 1892 में। भारत में मीडिया को नियंत्रण करने के लिए एक्ट लाया गया था 1835 में, 1867 में, 1878 और 1908 में लाया गया था। 4 एक्ट पारित किए गए थे मीडिया को नियंत्रण करने के लिए। बम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी 1861 में। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है मॉन्टेगू घोषणा के नाम से। मॉन्टेगू जेम्स फोर्ड की रिपोर्ट। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी 1919 में। मॉन्टेगू जेम्स फोर्ड प्रस्ताव संबंधित है संवैधानिक सुधार से। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों के अधिकार को। द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट था 1919। भारत सरकार अधिनियम 1935 आधारित है साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता थी गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति। गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार यानी वीटो की शक्ति एवं स्वयं द्वारा विधि बनाने का अधिकार दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त कर दिया था प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में सही कथन दिया है। प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था। एक संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था। केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था गवर्नमेंट एक्ट 1935 में। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है। यह भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है। इसलिए 1935 के भारत सरकार अधिनियम में केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैध शासन, द्विसदनीय विधानमंडल, प्रांतीय स्वायत्तता तथा एक अखिल भारतीय संघ में से एक विशिष्ट युक्ति नहीं है। केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैध शासन ये नहीं था 1935 के अधिनियम में। 1935 के अधिनियम में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। 1935 के भारतीय अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों का असली मंशा थी राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांत को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना था। इसलिए 1935 के अधिनियम के बारे में कहा गया यह एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था। लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में समाविष्ट किया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में। यह कहा मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगने की। संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया। बी आर अम्बेडकर का कथन है, यहाँ सुमेलित किया गया है।
द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रमंडल प्रारंभ हुआ था। भारतीय सरकार अधिनियम 1919, इसने द्वैध शासन प्रारंभ किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935, प्रदेशों की स्वायत्तता के लिए प्रावधान किया गया था। इसमें आधुनिक भारत पर हम विविध देखेंगे। सही कथन दिया है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया था। भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू हुआ था। 19वीं शताब्दी में देश जिसका भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंध का आधार था, ये रूस का। 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। 1824 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। जर्जिया कर को पुनः लगाया था फारूक सियर ने। मुसलीपट्टम पर अधिकार किया था फोर्ड ने। सती प्रथा निषेध अधिनियम पारित किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। दासता का अंत किया था लॉर्ड एलन बरो ने। भारत के संदर्भ में शासन में दृष्टिकोण प्राय संबंधित माना जाता है थॉमस मुनरो के। भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े अकाल को प्रकोप का समुद्र यानी सी ऑफ क्लेमिटी कहा जाता है। उड़ीसा अकाल 1866-67 को। भारतीय दुर्भिक्षा संहिता 1883 का निर्माण किया गया था अस्ट्रेची आयोग द्वारा। 1767 से 69 के बीच हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। 1790 से 92 के बीच तृतीय मैसूर युद्ध। 1824 से 26 के बीच हुआ था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। 1845 से 46 के बीच हुआ था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। यहाँ सुमेलित किया गया था। बाल विवाह एमजी रानाडे संबंधित है। ठगी प्रथा का अंत कर्नल स्लीमैन ने किया था। विधवा पुनर्विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से किया गया था। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। यहाँ सही कथन दिया। वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में संघर्ष का नेतृत्व किया, जबकि 1857 का प्रथम चेतना संग्राम में खान बहादुर खान ने रुहेलखंड में नेतृत्व किया था। मुस्लिम लीग 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। तात्या टोपे ने नाना साहब की सहायता हेतु कानपुर में फौजों का नेतृत्व संभाला था एवं जिन्नत महल ने फैजाबाद में इसकी कमान संभाली थी। ब्रिटिश सरकार के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं था, ये कथन दिया था लॉर्ड एटली ने। राजनैतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, ये कहा था अरविंद घोष ने। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड लेखक श्रृंखला सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की थी। इसके लेखक हैं अरविंद घोष। दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया था, महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक ने। पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विंग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी, जीवी मावलंकर ने। भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 को। 2016 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि 61वीं थी। प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई थी 1941 में। रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था महात्मा गांधी ने। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में सत्य कथन दिया है। उन्होंने प्राचीन भारत और उसकी संस्कृति का गौरवान किया। उन्होंने शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा था। उनके अनेक गीतों में मराठों में बहादुरी का खंडन है।
जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए, ये महात्मा गांधी का कथन है। भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, यह लिखा था सुभाष चंद्र बोस ने। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकते हैं परंतु कृषि नहीं, ये कथन है जवाहरलाल नेहरू की। बम्बई में पहली कपड़ा मिल स्थापना की गई थी 1854 ईस्वी में। राजा जनता के लिए बने, जनता राजा के लिए नहीं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ये कथन दिया था दादा भाई नौरोजी ने। भारत में बॉय स्काउट और सिविल गाइडेड आंदोलन का जन्मदाता है वेडेन पावेल। भारत में स्वतंत्रता संबंधित सही कथन दिया है। रॉलेट एक्ट के सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग जनसंहार हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक में से एक है। ये सही कथन दिया है भारतीय स्वतंत्रता के बारे में। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का। भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार हैं फ्रैंक मोरिस। राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के बायकॉट, घेराव तथा हड़ताल 4 रूपों में से उक्त व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया था। यह है बॉयकॉट। सही कथन दिया है। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम ने प्रकाशित किया था। कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज जो पहले हिंदू कॉलेज था की स्थापना राजाराम मोहन राय ने की थी। चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन तथा दांडी मार्च घटनाओं के कालक्रम में से तीसरे स्थान पर है। यह है दांडी मार्च। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद महिलाओं ने सर्वाधिक योगदान दिया था। अरुणा आसफ अली ने दिया था। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल के लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमण के अगर आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात कही थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था मौलाना हसरत मोहिनी ने। भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी ठहराया था लॉर्ड माउंटबेटन ने। 31 दिसंबर 1928 को हुए दिल्ली में सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन के अध्यक्षता की थी आगा खान ने। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के सबसे करीबी वर्ष 1925 और 1925 में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना। फ्रंटियर गांधी का असली नाम है अबुल गफार खान। अंग्रेज के विरुद्ध खान अबुल गफार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम था लाल कुर्ती यानी रेड शर्ट्स। B.R. अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया। B.R. अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए थी। ये कथन है डॉक्टर B.S. मुंजे का। त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के आरंभ में शामिल हुई क्योंकि बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय के लिए आए हुए थे। राजेंद्र प्रसाद रहने वाले थे बिहार के। ये प्रथम राष्ट्रपति बने थे स्वतंत्र भारत का। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु लगभग 70 वर्ष की थी। जगत नारायण लाल को जेल में रखा गया था हजारीबाग जेल में। कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधि है आगा खां पैलेस पूना में। कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता हैं पटाभी सीतारमैया। भारत में उपनिवेश काल में हिटली आयोग का उद्देश्य था श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन कर सिफारिशें प्रस्तुत करना। बंगाल दुर्भिक्षा का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे 1943 में।
बीच में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने सिद्धांत प्रस्तुत किया था, गुट निरपेक्षता का सिद्धांत। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का पुर्तगाल के अधीन बना रहा था गोवा। 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा था पुर्तगालियों के विरुद्ध। वे समाजवाद से प्रभावित थे, वे ब्रिटिश उदारवाद से प्रभावित थे, वे महात्मा गांधी से प्रभावित थे तथा वे जर्मन राष्ट्रवाद से भी प्रभावित थे। जवाहरलाल नेहरू के लिए सत्य नहीं है, वे जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित थे। वह जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित नहीं थे, वह ब्रिटिश और समाजवाद से प्रभावित थे और गांधीवाद से भी प्रभावित थे। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में भूमिहार, राजपूत, कासत तथा कुर्मी में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं था। यह कुर्मी, उस समय कुर्मी वर्चस्वशाली जाति नहीं था, राजपूत बुनियाद थे उस समय। सही कथन दिया है। भारतीय नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ, जब मुंबई और कराची से रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिक सरकार के विरुद्ध खड़े हो गए थे। सही कथन दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं को शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में बैथुन स्कूल की स्थापना की थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह है WC बनर्जी। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा प्रारंभ हुई थी 1892 ईस्वी में। देवबंद के उस विद्वान का नाम जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, अबुल कलाम आज़ाद ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में सही कथन दिया है। उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की थी। 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मुक नायक की शुरुआत की थी। 1922 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई थी 1948 में। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था 1957 में। सत्य, अहिंसा, अस्पृश्यता तथा भारी औद्योगिकीकरण में से किसके पक्षधर में थे नेहरू? लेकिन गांधी जी नहीं थे पक्ष में, वह औद्योगिकीकरण के पक्ष में। औद्योगिकीकरण के भारी समर्थक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन गांधी जी नहीं समर्थन करते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। यह है कराची अधिवेशन 1931 में। गांधी जी को अरवदा जेल ले गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। गांधी जी ने आमरण अनशन किया था सांप्रदायिक अवॉर्ड के विरोध में। कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए थे दिल्ली समझौते का अनुमोदन करने के लिए। उन्होंने कहा कि यह पराजय मेरी उनसे अधिक है। 1939 के कांग्रेस संकट के समय सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बना गया था, जबकि गांधी जी 1939 में चाहते थे कि पटाभी सीतारमैया बने, लेकिन सुभाष चंद्र बोस बन गए थे, इसलिए उन्होंने कहा था गांधी जी ने। सही कालक्रम दिया। असहयोग आंदोलन सबसे पहले हुआ था, इसके बाद साइमन कमीशन 1928 में आया था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, इसके बाद नेहरू रिपोर्ट और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, इसके अध्यक्ष थे अल्लाह बख्श। खासकर पार्टी अल्लाह मशरिकी ने बनाया था। खुदाई खिदमतगार अबुल गफार खान ने। कृषक प्रजा पार्टी ये फजलुल हक से संबंधित है। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने किया था। कूका आंदोलन का नेतृत्व राम सिंह ने किया था। लाल कुर्ती सेना का गठन किया था गफार खान ने, अब्दुल गफार खान। अवध किसान सभा संगठित है, ये जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था।
ऑल इंडिया किसान सभा रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव ने किया था और रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना एम.एन. रॉय ने की थी। खिलाफत आंदोलन शुरुआत किया था अली बंधुओं ने। होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने शुरू किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन खान बंधु इससे संबंधित थे। भारत छोड़ो आंदोलन बी.आर. अम्बेडकर, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था गांधी जी ने। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। पाकिस्तान के संस्थापक माना जाता है जिन्ना को। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह के सत्याग्रही थे विनोबा भावे। होम रूल आंदोलन शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक ने। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है अरुणा आसफ अली, उस समय गुप्त रेडियो चलाती थी। धर्सना रेड सरोजनी नायडू से संबंधित है। होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में शुरू किए थे। बारदोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल नेतृत्व किया था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी। स्वराज पार्टी का निर्माण किया था सी.आर. दास ने। दांडी मार्च की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। लखनऊ में कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। लाल कुर्ती अभियान चलाया था खान अबुल गफार खान ने। बारदोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाओं का सही क्रम दिया। सबसे पहले चंपारण, इसके बाद असहयोग आंदोलन, इसके बाद दांडी मार्च हुआ था, उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। भारत से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था ये बंगाल गैजेट। ऑल इंडिया हरिजन संघ के संस्थापक थे महात्मा गांधी। गदर आंदोलन में सक्रिय भाग लेने वाले नेता थे हरदयाल और बाबा हर नाम सिंह टुंडीलाल थे। पिट्स इंडिया अधिनियम पारित होने के समय भारत का गवर्नर था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। बंगाल का गवर्नर जनरल था यह। इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 संबंधित है मार्ले मिंटो सुधार से। भारत सरकार अधिनियम 1919 का संबंध है मॉन्टेगू जेम्सफोर्ड सुधार से। भारत सरकार अधिनियम 1935 का संबंध है साइमन कमीशन की रिपोर्ट तथा संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिशों से। स्वाधीनता अधिनियम 1947 माउंटबेटन प्लान पर था। अगस्त घोषणा मॉन्टेगू, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिलिंथगो और अगस्त संकल्प महात्मा गांधी से संबंधित है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था जिन्ना ने। भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रस्ताव हुआ था। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, बेबेल योजना 1945 में। वर्ष 1929 में जारी की गई दीपावली घोषणा पत्र का संबंध है डोमिनियन स्टेटस से। बटलर समिति रिपोर्ट भारतीय राज और सर्वोच्च शक्ति के बीच संबंध था। इससे आगे का हम अगले वीडियो में देखेंगे।